आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत की। जी हाँ, ई पासपोर्ट। यूनियन बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने और आम लोगों की आसानी के मद्देनजर ई पासपोर्ट का ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि ई पासपोर्ट सर्विस जल्द ही शुरू की जाएगी। तो क्या है ई पासपोर्ट और कैसे करता है ये काम, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी के चेयरपर्सन प्रोफेसर माधव गोविंद और IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप कुमार। नमस्ते। वेलकम टू द स्टूडियो। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि 2022-23 में जो ई पासपोर्ट हैं वो रोल आउट कर दिए जाएंगे, तो ये ई पासपोर्ट है क्या? ई पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम अगर देखें तो जो ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहा था ई गवर्नेंस का और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, उसी का मिक्सअप है कि हम अपने सिटीजन को जो सेफ़ एंड सिक्योर सर्विसेज उनके द्वार तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, उनको सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। तो उसी का पार्ट है ये ई पासपोर्ट। जी, हम जानते हैं कि ई पासपोर्ट के पहले हमारे पास एक ट्रेडिशनल पासपोर्ट होता था जिसमें मैनुअल रूप से सारी एंट्री होती थी और उस एंट्री को फिर जब कहीं मूवमेंट होता था उसका चेकिंग होती थी। लेकिन गवर्नमेंट अब उसको एक न्यू जनरेशन ऑफ पासपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है जो बहुत सारे देश के, बहुत दुनिया के कई सारे देशों में ये चल रहा है, उन लोगों ने अडॉप्ट किया है। ये वैसे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है। अपने देश में भी इंडिया में 2008 में पहला ई पासपोर्ट हमारी जो प्रेसिडेंट थी मैडम प्रतिभा पाटिल को पहले दिया गया था और तो इस पर बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। करीब 100 से ज़्यादा देशों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। उसी कड़ी में भारत सरकार का भी अभी जो नया बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो अभी अनाउंस किया है कि ये पूरे देश में सभी सिटीजन्स के लिए दिया जाएगा। जी। अभी तक केवल 20,000 लोगों तब तक 20,000 लोगों को दिया जा चुका है। ये मुख्य रूप से उन लोगों को जो डिप्लोमेट हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको ये अभी दिया गया है। अभी जल्दी 2022-23 में अन्य लोगों के लिए भी, कॉमन सिटीजन के लिए ये अवेलेबल होगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, ये आम जनता के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा और सिक्योर होगा। जी, तो आप बता रहे हैं कि मुहिम काफ़ी पुरानी है। 2008 में पहला पासपोर्ट ई पासपोर्ट इशू किया गया था हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को। ये बताइए डॉक्टर संदीप की ई पासपोर्ट कैसे काम करता है? ई पासपोर्ट को हम लोग स्मार्ट पासपोर्ट समझ सकते हैं। जी। जो ट्रेडिशनल पासपोर्ट को स्मार्ट बनाने के लिए उसमें एक चिप लगाया गया है। वो चिप RFID हम लोग समझ सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर। तो उसमें है क्या कि जो मैनुअली पहले होती थी हर चीज़ें, कि कभी किसी देश में हम जा रहे हैं, हमें वीज़ा इशू हो रहा है, तो वीज़ा जब इशू हो रहा है तो वो मैनुअल स्टाम्प होता था। अभी है कि वो चिप है, जैसे हमारे पास फ़ोन होता है, एक मेमोरी होती है, तो पासपोर्ट जो है विथ मेमोरी है, इट्स ए स्मार्ट पासपोर्ट। तो इसका अभी 20,000 लोगों तक तो ये पहुंच गया है, क्योंकि अब देश हमारा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। बहुत लोग मिडिल क्लास से अपर क्लास में लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अभी का भी स्टैट्स है कि अराउंड 3 करोड़ लोग 2019 में, कोरोना के पहले, विदेश ट्रैवल करते थे। तो पासपोर्ट धीरे धीरे एक नेसेसिटी की तरफ बढ़ रहा है। इट्स नो मोर, इट्स लग्जरी नहीं है अब। तो ये जब ज़्यादा लोग ट्रैवल, तो इससे फ़ायदा ये होना है, फंडामेंटल जो सबसे पहला फ़ायदा है कि जो लंबी कतारें होती थी एयरपोर्ट्स पे वो कम हो जाएंगी, कॉन्टैक्टलेस सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक गेट जैसा होगा जिसको RFID स्कैनर कहेंगे। यू जस्ट नीड टू पास, आपको बस उससे पास करना होगा और ये जो पहले मैनुअली होती थी उसको ये ऑटोमेट कर देगा। तो ये तो हो गया ऑटोमेट करने का। वो दूसरा है कि जो हमारे देश में हमें इन जनरल जो फेक पासपोर्ट का जो प्रॉब्लम था उसको संभालने में ये काफ़ी मददगार होगा। डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट से फेक पासपोर्ट बन जाते थे वो सारी चीज़ें इससे रुकेंगी। जी, तो आप जैसे बता रहे हैं कि सिक्योर होगा ये बताइए प्रोफेसर माधव बता रहे हैं कि सिक्योर होगा। कॉमन मैन के लिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके लिए किस तरह से ये हेल्प करेगा, ये बताएं।
देखिए, कॉमन मैन के लिए जो ये फ़ायदा ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली दो टेक्नोलॉजी को मर्ज किया है जी। एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी होती है, जो हमारे जो बायोमेट्रिक में 3 चीज़ पैरामीटर ले जाते हैं। वो हमारा फिंगर स्कैन होता है, दूसरा हमारा फेस का रिकॉग्निशन होता है, एंड थर्ड जो होता है आइरिस होता है, जो आम आदमी को मालूम होगा कि आधार में भी यही डेटा हमारा होता है। तो ये बायोमेट्रिक डेटा को RFID टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी होता है, वो उसके साथ मर्ज होता है जी। तो उस टेक्नोलॉजी से जो स्कैनर होगा वो तुरंत वो डेटा उसको ट्रांसफ़र कर देगा उसको। तो वो डेटा जब ट्रांसफ़र होगा तो उसको सारा वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक सारा हो जाता है। दूसरी चीज़ है, उसमें जो ट्रेवल हिस्ट्री होगी उसका जो होगा, किस कंट्री में कहाँ किया, ये सब कुछ रिकॉर्डेड होगा। ये टेक्नोलॉजी चिप होगी वो सिक्योर होगा, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो टेम्पर नहीं किया जा सकता है। वो टेम्पर नहीं किया जा सकता है, उसके डेटा को जो है रिवील नहीं किया जा सकता है, और उसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी बनाई गई है जिससे उस डेटा का कोई दुरुपयोग ना हो सके, उसका दूसरा कोई उपयोग ना कर सके। तो ये कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा मतलब सहयोग होगा। हालांकि अभी कुछ एप्रीहेंशन लोगों पे है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और इसमें सिक्योरिटी के प्रोविजन किए गए हैं जी। तो आप बता रहे हैं कॉमन मैन के लिए कन्वीनियंस बढ़ जाएगी, सिक्योर भी होगा, टाइम सेविंग भी होगा, और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो RFID है। डॉक्टर संदीप, आपसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना चाहेंगे कि RFID की अगर हम बात करें तो कितनी सिक्योर है ये, किस तरह से सिक्योर रहेगा पासपोर्ट, या जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो चिप बोली जा रही है चिप होगी, तो कितना सिक्योर रहेगा डेटा? देखिए, हर नए तकनीक के साथ उनकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसका समाधान भी आता है, सारी चीज़ों का समाधान भी है। तो पहला तो ये कि ये फेक पासपोर्ट, जैसे प्रोफेसर माधव ने भी बताया कि टैम्पर कोई नहीं कर सकता है, पासपोर्ट को टैम्पर नहीं कर सकता। तो जैसे ही कोई टैम्परिंग होगी, एक नोटिफिकेशन चला जाएगा जो भी अथॉरिटी है, तो उनका फिर वो पासपोर्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो टैम्परिंग नहीं हो सकती है। एक तो ये सिक्योरिटी हमारे पास आ गई। दूसरा एक ये चीज़ जो सबसे फंडामेंटल है कि ये इसमें ऑटोमेशन की फैसिलिटी है। जैसे चीज़ें बदलती हैं, नए नए चीज़ें आती है, तो फिर अगर पुराना पासपोर्ट है कि डेट इज़ आपको वो मिल गया, वो स्टैटिक है, राइट। इसमें है कि नई चीज़ें, नए प्रावधान, नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो ये इसको अपग्रेड किया जा सकता है जी। इसमें ये फैसिलिटी है। 64 किलोबाइट की इसकी मेमोरी है, उसमें आपके सारे आपकी जो बायोमेट्रिक जो भी प्रोफेसर माधव ने बताया, जो भी रीडिंग्स हैं वो उसमें स्टोर्ड रहेंगी, आपकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्टोर्ड रहेंगी। तो देश के लिए भी, अगर सुरक्षा के हिसाब किताब से देश के लिए भी काफ़ी अहम है, और आम जनता के लिए भी काफ़ी अहम है। दूसरा जो इसमें जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो जिसपे तो प्रॉब्लम इस टेक्नोलॉजी के साथ है, बट उसका समाधान भी है। प्रॉब्लम का ये है कि ये RFID है तो ये कॉन्टैक्टलेस है, मतलब आपको किसी अगर इससे वेरीफाई कराना है तो कांटेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी अच्छी बात है। इसमें भी इसकी बुराई है कि ये अगर प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि RFID स्कैनर बनाना आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बना सकते हैं नहीं, जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये ज़रूर इंश्योर करना होगा कि जो हमारा जो चिप है वो कोई भी रैंडम स्कैनर से स्कैन ना हो पाए। तो ये हमें इसमें ये सबसे पहला कदम होगा इसको सिक्योर बनाने का। बिल्कुल। तो डॉक्टर संदीप, आप बता रहे हैं कि चैलेंजेस हैं, और कोई भी चीज़ हो उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। आपने कहा कि RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोफेसर माधव, आप मेंशन कर रहे थे कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे किस तरह से इसके जो डिसएडवांटेजेस है कैसे बचा जा सकता है उससे? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी अभी आई है चिप का, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके नेगेटिव पहलू ये है कि एक होता है क्लैंडस्टाइन स्कैनिंग, मतलब छिप करके भी कोई इसका स्कैन कर रहा है। क्योंकि जहां आप पासपोर्ट लेकर के जब मूवमेंट करते हैं तो आपके पर्स में हो, आपके बैग में हो, कहीं भी हो, तो ये आजकल कोई भी दुकान में, शॉप में या कहीं पे जाते हैं तो ये लगेगा का कोई CCTV कैमरा है, लेकिन वो स्कैनर भी हो सकता है जहाँ पर ये स्कैन हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो सकता है और इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ रिवील हो सकता है। दूसरा होता है कैलेंडराइज्ड से तरीके से आपका ट्रैकिंग करना कि आपका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो आपको ट्रैक भी कर रही है कि आप कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, सारा वो ट्रैकिंग होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि ये जो RFID टेक्नोलॉजी है और जो बायोमेट्रिक का जो चिप लगा हुआ है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या RFID जो टेक्नोलॉजी है और दूसरे स्कैनर के बीच में टेक्नोलॉजी हो रहा है, वो इनक्रिप्टेड नहीं है।
वो इनक्रिप्टेड अगर नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेट होगा वो कोई भी रिवील हो जाएगा। तो इसमें जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का है, जो पूरे देश में सभी देशों के लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट का स्टैंडर्ड सेट करता है, उसका ये गाइडलाइंस अभी उन्होंने जारी किया है कि इस प्रकार के जो कम्युनिकेशंस कहीं भी किए जाते हैं वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन उसमें जरूरी है। उसके बाद कुछ अभी नई टेक्नोलॉजी भी आई है, उसको जैसे फैराडे केज कहते हैं। वो फैराडे केज एक फेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है जो उसको इनक्रिप्ट करती है। वो एक प्रकार का इनक्रिप्शन होता है जिससे उस डेटा को दूसरा कोई रिवील ना हो पाए। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है जी। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं और उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है और लगातार कोशिश हो रही है जैसा कि आप कह रहे हैं। डॉक्टर संदीप, अगर हम बात करें, एक चिप इसके अंदर डाला जाएगा पासपोर्ट के अंदर, उसमें बायोमेट्रिक सारा डेटा होगा। तो किस तरह का डेटा होगा? जिस तरह से हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें जो लॉक होता है उसको ओपन करने के लिए आई या फिर फेस से हम उसको ओपन कर सकते हैं, क्या कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी उसके? मतलब यही बायोमेट्रिक डेटा होगा क्या यूज़ किया जाएगा? अभी भी जो पासपोर्ट बन रही है उसमें भी हमारी बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्डेड है। फिर आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, तो इसी में आप और फिंगरप्रिंट्स हो गए, आइरिस स्कैन हो गया, तो ये सारे डेटा इसमें इंस्टोर होंगे जो आपको मतलब जो पासपोर्ट को बताया कि ये किस व्यक्ति का है, तो वो सारे डेटा इसमें स्टोर होंगे उस चिप में। इसके अलावा आपने कहाँ ट्रैवल किया है, जो कि पहले मैनुअली स्टैंप के तौर पे होता था, अब वो उसमें स्टोर्ड रहेंगे। तो मतलब अगर देखा जाए पुराने पासपोर्ट के और नए पासपोर्ट में तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बस वही है कि जो आपको जो पहले एक पुराना जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन और जो स्मार्टफोन में था कि जो फीचर्स जो उसमें थे उससे थोड़ा ज़्यादा फीचर्स इसमें भी आ गए हैं। तो डेटा ऑलमोस्ट सारे पासपोर्ट, इनफैक्ट हम लोग वीज़ा भी बनाते हैं किसी कंट्री का, तो हमें वो सारे बायोमेट्रिक्स डेटा देना होता है। तो ये इससे आम जनता की प्राइवेसी और उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये पहले भी पुराने पासपोर्ट में भी हमें देना होता था और अभी के पासपोर्ट में भी हमें देना होता है। बस इस नए पासपोर्ट में है कि इसको रखने का, स्टोर करने की फैसिलिटी और बेटर हो गई है। किस तरह की इंफॉर्मेशन और किस तरह से मिसयूज हो सकती है जो कि इस ई पासपोर्ट में होगी? देखिए, ई पासपोर्ट बेसिकली क्या है, फैसिलिटी तो इतना अच्छी देने जा रही है कि जो क्यू है उस क्यू में वो करीब 50% टाइम इमिग्रेशन काउंटर पर कम हो जाएगा। इमिग्रेशन काउंटर पर आप केवल अपने पासपोर्ट को स्कैन करेंगे, आगे गेट खुलेगा, आप निकल जाएंगे, सारा ऑटोमेटिक आपका इमिग्रेशन चेक हो जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर वो डेटा इनक्रिप्टेड नहीं हुआ और वो लीक डेटा हो गया तो आपका थ्रेट हो सकता है, क्योंकि फिर आपका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बायोमेट्रिक सारा डेटा किसी दूसरे के पास है जो आपको ट्रैक कर सकता है। आपकी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। ये सबसे बड़ा इसमें एक चैलेंज है जो मार्केटिंग कंपनीज यूज कर सकती हैं। या फिर कुछ क्रिमिनल्स के हाथ पड़ जाए तो किस तरह का मिसयूज हो सकता है? ये देखिए, एक जो सबसे बड़ी चैलेंज ये आ रही है कि इसमें क्लोनिंग भी हो सकती है, क्योंकि चिप की अगर क्लोनिंग हो गई तो वो दूसरा पासपोर्ट बना लेना आसान हो जाएगा। क्योंकि चिप अगर क्लोनिंग हो जाता है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो अगर इसकी क्लोनिंग को अगर पॉसिबिलिटी इसमें भी रहती है बहुत सारी, और आए दिन कभी कभी ये घटनाएं सुनने में आई हैं कि पासपोर्ट तो बहुत सारे फर्जी पासपोर्ट बनते रहे हैं। इसमें एक सिक्योर ये हुआ था कि डिजिटल ये रहेगा, चिप रहेगा, तो ये करेगा नहीं। लेकिन अगर इसका भी अगर क्लोनिंग कर दी गई तो फिर पॉसिबिलिटी फिर क्रिमिनल्स के लिए होगा, वो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हालांकि इसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि अगर ये टैंपरिंग कहीं हो रही है, डेटा से उनका नहीं मैच कर रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन तब तक तो घटना घट ही सकती है। जी डॉक्टर संदीप, अगर हम इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की, ई पासपोर्ट की, उसके बारे में बताइए। कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन? कितना टाइम लगेगा? कब तक ये कॉमन पीपल के लिए इशू होना शुरू हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा प्रोसेस में? ऑलरेडी भारत हमारे देश में आधार जैसे एक्सरसाइज को मैसिव स्केल पे हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसकी कैपेबिलिटी पे हमें कोई अंदेशा नहीं है, ये होगा। दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है कि जो इसमें दो पार्टी हैं। पीपीपी मॉडल पे ये जो पासपोर्ट है वो प्रोड्यूस होगा। जो सारे मेन कंसर्न्स हैं, जो मेन डिसीजन मेकिंग है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगी। टेक्निकल सपोर्ट के लिए टीसीएस को टेंडर मिला है। टीसीएस का जो फर्स्ट पासपोर्ट, जो पासपोर्ट 1, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र था,
वो भी पहले TCS द्वारा रन किया गया था और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को काफ़ी अच्छे से दिखाया है। हमें जो लोग लास्ट के कुछ सालों में जब से TCS ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का वो संभाला है, तब हमने ये देखा है कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई है। पासपोर्ट पहले जो बहुत बड़ा एक मुद्दा होता था, पासपोर्ट बनाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, वो अभी में ही पासपोर्ट 1 में भी वो अब मुद्दा नहीं है। आराम से आपके अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत आसानी से आपको पासपोर्ट बना दे। लोग अगर कम पढ़े लिखे भी लोग पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उन सेंटर्स पे उनको फैसिलिटी दी जाती थी। तो सेकेंड पासपोर्ट, जो पासपोर्ट 2 ई पासपोर्ट का भी जो टेंडर है वो TCS को दिया गया। तो सारे टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट हैं, कॉल सेंटर्स हैं, हेल्प सेंटर्स हैं, वो सारे का जो जिम्मेदारी है वो TCS निभाएगी। बाकी जो सॉवरेनिटी है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स, मतलब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पासपोर्ट के लिए, उसका सारा जो दारोमदार है वो हमारे सरकार पे, गवर्नमेंट। तो ये दोनों के इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके पहले ऑलरेडी ये दोनों पार्टनरशिप में पासपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो हमें पूरा भरोसा है कि ई पासपोर्ट भी बहुत सुविधाजनक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये कंप्लीट होगा। तो इसकी जो चिप की जो सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम होगा, जो अभी तक मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी सारी चीज़ें तो पुरानी जैसी हैं कि आपको किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। जो सेवा केंद्र की जो फैसिलिटी है ऑलरेडी हमारे देश में बहुत वृहद रूप पे है, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे पास एनफ है। अब है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसका मुद्दा है, तो उसके लिए भी भारत सरकार का जो नया मोटिव जो है कि जो डिजिटल जो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो प्रमोशन है भारत सरकार का, वो उससे भी तालमेल रखता है कि हम चाह रहे हैं हर चीज़ खुद बनाना। तो चिप के लिए भी मुझे इसमें जो है कि कोई इशू नहीं आने वाले। अब है कि भारत एक बड़ा देश है, 130 करोड़ जनता है, राइट। तो स्केल करना उसी लेवल पे चैलेंजिंग होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हमने देखा है, जैसे कोरोना का केस हुआ, कोरोना में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, आधार का हो गया, तो बहुत आसानी तरीके से हमने इसको कवर किया। तो आने वाले समय में 20,000 पासपोर्ट तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग है, कैपेबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं। अब बस इसे एक जो मास लेवल पे हमें इसको बनाना है। तो इसका एक जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, राइट, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है नासिक, वहीं पे ये मैन्युफैक्चर होगा और जल्दी ही मैन्युफैक्चर होगा। जी प्रोफेसर माधव, अगर हम कंपेयर करें, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कौन सी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ई पासपोर्ट है और हम वहाँ पर कहाँ खड़े हुए? हमारे अंदर, जैसे कि बता रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर संदीप की कैपेबिलिटी है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चिप को। इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो मोर देन 100 कंट्रीज ई पासपोर्ट ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिए हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, UK, US और सभी कंट्रीज़ के पास हैं। तो ये वहाँ पर जो है और इसीलिए हमारा इंडिया में उनका करीब 160 कंट्री से आने वाले जो लोग होते हैं उनको ई वीज़ा भी देने का प्रोविज़न कर दिया है। तो ये जो ई पासपोर्ट बनेगा तो इसकी तुलना में ई वीज़ा भी देना सभी देशों के लिए, एक दूसरे देशों के लिए ये पॉसिबल हो जाएगा, एक्सेप्ट मतलब जहाँ पे कुछ लिमिटेड कंट्रीज होंगे उनका डिस्कशन के आधार पर। दूसरी चीज़ इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ई पासपोर्ट बनाया गया है, इस ई पासपोर्ट को आप उसी तरह देख सकते हैं। इसे कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, जैसा कि संदीप जी बता रहे हैं कि ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस पहले आता था, ड्राइविंग लाइसेंस वैसे होता था, अभी उसमें एक चिप लगा दिया है। तो चिप से आप कहीं जितनी बार आपका चालान होता है, कहीं कुछ भी होता है, सब चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो एक जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो तुरंत डाल के आपको पता कर सकता है आपने कितनी बार किया, आपका चालान किया हुआ। उसी सारी डेटा आपको रिस्टोर रहता है, आपको फिर से मैनुअल जाकर के चेक करने की जरूरत रहती है। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि ये पासपोर्ट होगा, उसमें सारा डेटा एक साथ में रहेगा। अब प्रश्न होता है कि जब ये चिप बनेगा, उस चिप का मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि उसकी एक सिक्योरिटी का इशू होता है, वो इशू जो हमारा राष्ट्रीय प्रेस होता है, नेशनल सिक्योरिटी प्रेस है, नासिक में है, वो वहाँ पर ये काम अभी चालू हो गया है। और गवर्नमेंट का भी अभी जो अनाउंस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 2022-23 से ये पूरा फुल फ्लेज रोल आउट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हमें लगता है कि ये फैसिलिटी लोगों को उपलब्ध हो जाएगी और लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। जी डॉक्टर संदीप, आप बता रहे हैं कि इसमें एक चिप लगी होगी जो कि ट्रेडिशनल पासपोर्ट से अलग होगी, तो इसके लुक में क्या फ़र्क देखा जाएगा अगर ट्रेडिशनल पासपोर्ट से कंपेयर करें तो? जो पूरा लुक में एक चिप है छोटी, जैसे आपने सिम कार्ड देखा है, राइट, सिम में भी एक चिप होता है, तो वैसा ही एक चिप आपके पासपोर्ट पे उसको पेस्ट किया जाएगा।
तो या तो अमेरिकन पासपोर्ट में ये फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज में ही जो उनका जो एम्बलम है उसके नीचे है। यहाँ तक जितना अभी पता है हमें, इसमें भारत जो ई पासपोर्ट, इंडियन ई पासपोर्ट होगा, उसके सेकंड पेज में ये एम्बेड किया जाएगा। तो बस लुक एंड फील बस यही होगा कि जो फ़ोन का जो सिम जैसा एक चिप आपके सेकंड पेज में चिपकाया जाएगा। और लुक एंड फील में और पासपोर्ट कोई बहुत बल्कि नहीं होगा, कोई बहुत भारी पासपोर्ट नहीं बन जाएगा, मोबाइल जैसा नहीं हो जाएगा। जो पासपोर्ट हमने यूज़ किया है अभी तक, उसी जैसा ये दूसरा पासपोर्ट होगा, एक अलग चिप के साथ। तो लुक में कोई ज़्यादा खासा फ़र्क बाहर से नज़र नहीं आएगा, उसके अंदर एक चिप लगी होगी और ऐसा नहीं है कि भारी होगा। नंबर ऑफ़ पेपर्स कम होंगे शायद, वो उसके बारे में भी नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा। तो हाँ। नहीं, इसका जो बनाने की जो प्रक्रिया होगी सेम प्रक्रिया होगी जो पहले प्रक्रिया हम ट्रेडिशनल पासपोर्ट बनाते थे। और इसका जो प्रोसीजर है वो आउटसोर्स तो कुछ किया गया है, लेकिन जो मेजर वर्क है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना डिपार्टमेंट जो है, वो फॉरेन मिनिस्ट्री का और जो होम मिनिस्ट्री के साथ में उनका टाइप है, वो एजेंसी उसको करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया गया, उसको आउटसोर्स किसी प्राइवेट को नहीं दिया गया, क्योंकि ये नेशनल सिटीजनशिप से भी ये रिलेटेड है। जी, अब ये बताइए कि अगर हम पासपोर्ट सेवा केंद्रों की बात करें तो वहाँ पे तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, और अब जब ये प्रोसेस शुरू हो गया है कि आप इसको अब अपडेट कराएं और ई पासपोर्ट बनाएं, तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा ये बताइए। नहीं, उसमें अब तो बहुत आसान हो गया। जो पासपोर्ट सर्विस पोर्टल जो बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बना हुआ, उसमें डायरेक्टली जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए जाते हैं और उसका अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल हो जाता है। तो ये सारे ऑनलाइन प्रोसीजर हो जाता है। उसमें कोई मतलब किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती, किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही स्मूथ सर्विस हो गई है और इसका जो डिलीवरी है वो भी बहुत एकदम टाइम बाउंड मैनर में होता है। उसमें तत्काल की सेवा भी होती है कि अगर आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको चाहिए, इमीडिएट पासपोर्ट चाहिए, तो वो भी पासपोर्ट आपको मिल जाता है। अच्छा, दूसरी जो ये डिजिटल का ये आने से एक फ़ायदा ये हो रहा है कि पहले बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट बना करके लोग वहाँ पर जाकर रजिस्टर करते थे, वहाँ पे हेफ्टी बहुत चार्जेस लिए जाते थे और फिर वो फ्रॉड का जो काम चलता था वो होता था। अभी जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, जो एम्बेडेड चिप होगा वो पॉसिबल नहीं होगा कोई फ्रॉड या डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने का, क्योंकि वो तुरंत ट्रैक हो जाएगा। जी, आप डॉक्टर संदीप ये बताइए, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो उनको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र पर, या घर बैठे हो जाएगा? अपडेट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, और जिनको नया पासपोर्ट बनवाना है उनको क्या करना होगा? ये पासपोर्ट, नए पासपोर्ट जिनको बनाने होंगे या फिर जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो रहे हैं, उनको रिन्यू कराने के लिए प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं होगी, सेम प्रोसेस होगा जैसे हम लोग पहले करते थे। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होगा। तो ये पासपोर्ट कोई अलग तरीके से लोग इसको ना देखें, जो पहले प्रोसेस था सेम प्रोसेस रहेगा। रही बात जिनकी पुरानी पासपोर्ट है, उनको ये कैसे, तो सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगी कि कब किनको, तो इसके बारे में अभी पूरी जानकारी अभी नहीं है हमारे पास। जैसे सरकार को अपडेट करनी होगी, सारे लोगों को चिप बनानी, सारे लोगों को ई पासपोर्ट प्रोवाइड करानी होगी, तो उस हिसाब किताब से अलग अलग हेल्प सेंटर लगेंगे और प्रोसेस बता दिया जाएगा। जी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ऑनलाइन भी आप अपडेट करा सकते हैं। प्रोफेसर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं आपके, आप क्या कहेंगे? जैसे कि डॉक्टर संदीप ने कहा कि ये एक नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ कि ये एक नेसेसिटी है, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में रह रहे हैं और सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ रही हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑफ डूइंग ऑफ ईज ऑफ बिजनेस जो है, जो हमारे डे टू डे लाइफ को वो बहुत इजी बनाता है, सिंपल बनाता है। तो इस प्रकार का जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का है, जो बिल्कुल मार्जिनल सोसाइटी पे है, उन लोगों तक ये पहुंचने का एक बहुत अच्छा साधन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ये सारा जो है सिटीजन और स्टेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए और फास्ट डिलीवरी, सिक्योर डिलीवरी एंड सेफ डिलीवरी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जी, डॉक्टर संदीप, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जो गवर्नमेंट की मुहिम है, आपको लगता है कि उसी को बढ़ावा देने की, उसको प्रमोट करने की एक कोशिश है? उसकी कोशिश है, और दूसरा जैसे डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जो है वो
मुहिम से ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला कि ये नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। तो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस भी हमारी नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। अब हमें देखा होगा ग्रास रूट लेवल पे जो ई गवर्नेंस है, जैसे आधार से बैंक जो खाता जोड़ देने से जो फ़ायदा हुआ है, डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके पास जो भी हमारे जो वो थे वो पहुंच जा रहे थे। तो उसी तरीके से ये जो ई पासपोर्ट जो है, ऑफ कोर्स ये ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। उसके अलावा भी जिस तरीके से देश हमारा जितनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी 3 करोड़ लोग 2000 कोरोना के पहले बाहर ट्रैवल किए हैं, राइट, और ये संख्या बढ़ने वाली है। तो मेरे अंदाजे से पासपोर्ट जो है वो सेकेंड आधार कार्ड का रूप लेते मुझे दिख रहा है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लोगों की जॉब के लिए, घूमने के लिए, हर चीज़ों के लिए, हर ज़रूरतों के लिए बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने जॉब्स के लिए विदेश जा रहे हैं और घूमने के लिए विदेश जा रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स ई गवर्नेंस का पार्ट है। उसके अलावा भी ये देश के प्रगति का बहुत अभिन्न अंग भी होने वाला है। जी, तो डॉक्टर संदीप, प्रोफेसर माधव, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी ई पासपोर्ट पर, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि ई पासपोर्ट अब लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, और इससे कॉमन मैन के लिए कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। आपको कहीं विदेश में जाना है काम के लिए, टूरिज्म पर्पस से, तो कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है तो आप बहुत आसानी से उसे अपग्रेड करा सकते हैं। नया पासपोर्ट भी बहुत आसानी से आप बनवा सकते हैं। तो आज के हमारे ये है इंडिया एपिसोड में बस इतना ही, और आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। हम आपको मिलवाते हैं जासूस भावना पालीवाल से। मेरे दिमाग में तो चल रहा था कुछ डिफरेंट ही करना है, कुछ अपना हो जिससे मुझे अलग मिले पहचान। आप डिटेक्टिव बनी हैं, तो क्या आपके बाद वहाँ की लड़कियों की लाइफ में कोई बदलाव आया है? आज जब मैं अपने घर जाती हूँ या गांव जाती हैं तो लड़कियां मिलने आती हैं कि मुझे उनसे मिलना है। इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका खुद भी आना चाहती हैं और कोशिश भी कर रही हैं। यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी आराम से, तपता है सोना ज़ेबाइश के लिए। नाजरीन, देखना न भूलें, ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। बरोज मंगल रात 9:30 बजे और बरोज बुध दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब के लिए देखना ना भूलें हिंदुस्तानी आईन पर मबनी खास प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आईन, सिर्फ डीडी उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे। धूल छट रही है, अब साफ दिख रहा है, सब बदल चुका है, मेरी सोच भी बदल चुकी है। अब सशक्त हूँ मैं और विश्व में मेरी पहचान है नई। मुझे यकीन है कि भारत हमेशा मेरे साथ है खड़ा। अब और भी शक्तिशाली हूँ मैं, मेरे भारत को अब परवाह है मेरी। आज सुना जाता है हर आह को मेरी। धुंधला नहीं है कुछ भी, साफ आज है। सभ्यता पे, संस्कृति पे मुझको नाज है। अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ मैं, निडर हूँ और सुरक्षित हूँ, लक्ष्य की ओर निकल पड़ी हूँ मैं। मुझे अब सम्मान मिला है। मैं स्वच्छ हूँ तो स्वस्थ हूँ, अब स्वच्छता में विश्वास है मेरा। ममता मेरी अब मजबूर नहीं, मेरे पास रहने के लिए मकान है अपना। आधुनिक हूँ, सक्षम हूँ, पूरी तरह से जागृत हूँ। आर्थिक महासंगम का मैं भी एक भाग हूँ। क्यों भला मैं किसी पे निर्भर रहूं, आत्मनिर्भर हूँ।
मैं आत्मनिर्भर हूँ। उद्यमी, संघर्षशील और सृजनशील हूँ मैं। लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील हूँ मैं। दे रहा चुनौती आसमान के लिए, तैयार हूँ मैं अब नई उड़ान के लिए। मैदान में किसी भी इम्तिहान के लिए नए दौर का भारत है तैयार। ये है 8 साल की मोदी सरकार।